अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी की डायमंड जुबली मुबारक हो। आज पूरी कौम भरपूर जोश और जज्बे के साथ आज़ादी का जश्न मना रही है और हमारी दुआ है कि मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे, इसमें बसने वाले खुशहाल रहे और जिस सोच और मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया, कौम उस मंजिल तक पहुँचने के लिए अपनी सिमत दुरुस्त कर सके। 75 साल पहले आज के दिन बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बड़े सगीर के लाखों मुसलमानों की कोशिशों और कुर्बानियों के सिले में कौम को आज़ादी का तोहफा मिला। मगर ये आज़ादी कोई बंद तोहफा नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है। आज़ादी उस नेमत का नाम है जहां किसी की दलील से आज़ादी साबित करने के बजाय आज़ादी का एहसास ही इसका सबूत होना चाहिए। आज़ादी वो है जहां सच बोलने पर तहफ़्फ़ुज़ मिले और झूठ थोपने की हौसला शिकनी की आज़ादी हो। बगैर किसी खतरे के इख्तलाफ करना और इख्तलाफ का एहतराम करना ही आज़ादी है। और इस आज़ादी की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा उन कौमों को ही होता है जिन्हें आज़ादी मुयस्सर नहीं। 75 साल पहले हम भी महकूम थे मगर आज आज़ाद हैं। यकीनन आज हमारी आज़ादी को कई चैलेंजेस का सामना है। शहरी आज़ादियों को भी कई खतरात लाहक हैं। इन 75 सालों में यकीनन हमने मशरक़ी पाकिस्तान समेत बहुत कुछ खोया है, मगर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खो दिया है। इन 75 सालों में हमने खेल के मैदानों से जंगी महाजों पर कई कामयाबियां समेटी हैं, मगर यह हकीकत है कि हम अपने पोटेंशियल के मुताबिक वो कुछ हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल करना चाहिए था। ना ही हम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुआशी और सियासी विजन को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। वैसे तो कायदे-आज़म ने माशरत, सियासत, रियासत और मज़हब के ताल्लुक समेत कई मामलात पर अपना विजन वाज़े किया था, लेकिन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के हवाले से उनका एक ख़ास विजन था और वो पाकिस्तान को सिर्फ इस खित्ते की माशी ताकत नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी माशी ताकतों में एक बनाना चाहते थे। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कुछ अरसे पहले 1945 में अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में पाकिस्तान को आलमी ताकत देखने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया था। कायदे-आज़म ने कहा कि इंग्लैंड सिर्फ 3.5 करोड़ की आबादी से आलमी ताकत बना, जबकि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल और इसकी 10 करोड़ की आबादी मुल्क को बड़ी आलमी ताकत बनाने की सलाहियत रखती है और पाकिस्तान माशी तौर पर ताकतवर तरीन मुल्कों में से एक बन सकता है। इस इंटरव्यू में कायदे-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास समाजी इंसाफ को मलूज़े खातिर रखते हुए मुनसिफाना टैक्सेशन का ऐसा निज़ाम होगा जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत होगा। 1947 में स्टेट बैंक की बुनियाद रखने की तकरीब में कायदे-आज़म ने दुनिया को एक नया माशी निज़ाम देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था, मगर ऐसा लगता है कि इन 75 सालों में हम जिन्ना के विजन और सोच से बहुत दूर चले गए हैं। यह हमारा अलमिया है कि 75 सालों में हम एटमी कुव्वत तो बन गए मगर माशी कुव्वत ना बन सके। यह हमारा अलमिया है कि 75 साल बाद भी हम अपने अखराजात पूरे करने के लिए कभी IMF और वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारों के महरूने मिन्नत हैं। यह हमारा अलमिया है कि 75 साल बाद भी हम दोस्त ममालिक की माशी इमदाद के मोहताज होते हैं, जिसका बराह रास्त असर हमारी खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी पर पड़ता है। और अगर किसी साल बैरूनी इमदाद ना मिलने का खतरा पैदा हो तो हमारी मईशत वेंटिलेटर पर चली जाती है और दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यह हमारा अलमिया है कि इन 75 सालों में वो ममालिक मुआशी मैदान में हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं जो हमारे साथ या हमसे कई सालों बाद वजूद में आए थे। भारत, बांग्लादेश, मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक समेत मलेशिया और इंडोनेशिया इनकी मिसालें हमारे सामने हैं। भारत और बांग्लादेश की कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, दोनों मुल्कों के मसाइल भी तकरीबन एक जैसे थे। 1990 तक पाकिस्तान कई आशारियों में भारत के बराबर रहा, मगर इसके बाद की कहानी पाकिस्तान की माशी, सियासी और अखलाकी ज़वाल की कहानी है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान हर कुछ अरसे बाद दिवालिया होने के करीब क्यों पहुंच जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान को जिस तेज़ी से अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना था, इतनी तेज़ी से एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ नहीं है। मिसाल के तौर पे 1990 में पाकिस्तान की बरामदाद 6 अरब डॉलर थी, भारत की 22 अरब डॉलर और बांग्लादेश की 2 अरब डॉलर से भी कम थी। मगर इन 32 सालों में पाकिस्तान की बरामदाद में सिर्फ 28 से 29 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो आज तकरीबन 35 अरब डॉलर पर है, जबकि भारत की बरामदाद 22 अरब डॉलर से बढ़कर
660 अरब डॉलर और बांग्लादेश की 2 अरब डॉलर से बढ़कर 52 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है, मगर ये मिसाल इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अपनी सिमत खो चुका है। और आज के दिन ये मिसालें देने का मकसद अपने मुल्क में नकाइस ढूंढना नहीं, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि हम माजी की गलतियों से सबक सीख कर मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर सकें, ताकि लाखों लोगों की जान और माल की कुर्बानियों का अजाला हो सके। ये बात समझना जरूरी है कि माशी खुद मुख्तारी हासिल किए बगैर मुल्क की खुद मुख्तारी के दावे खोखले ही रहेंगे। किसी भी मुल्क के लिए यह दावा सिर्फ धोखा है कि वो कौमी खुद मुख्तारी और गुलामी से आज़ादी का दावा तो करे, मगर हकीकी तौर पर मुआशी लिहाज से आज़ाद और खुद मुख्तार ना हो। भारत 75 सालों में सिर्फ 7 बार IMF प्रोग्राम में गया है और आखिरी बार 1993 में IMF प्रोग्राम से निकलने के बाद भारत ने फिर कभी IMF से कर्ज हासिल नहीं किया। इसलिए भारत आज अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद अपनी शराइत पर अमेरिका से बात करता है, मगर हम 75 सालों में 22 बार IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं और आज भी हमारी वाहिद और आखिरी उम्मीद IMF है। और अलविया यह है कि हर नई हुकूमत आने से पहले यह कहती है कि हम मुल्क को IMF के चुंगल से आज़ाद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुल्क माशी तौर पे कैसे मजबूत होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल मसाइल का हल क्या है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और इस वक्त जो मौजूदा माशी मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने बताया कि कायदे आज़म का पाकिस्तान की मईशत को लेकर भी एक विजन था कि पाकिस्तान को एक माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मुल्क बनाएंगे, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझसे कोसों दूर हैं इस वक्त। क्या वजह है, क्या वो फ्लॉज है हमारी मईशत के जिसकी वजह से हमें डिपेंड करना पड़ता है? कभी हम IMF की तरफ जाते हैं जो कि लास्ट रिजॉर्ट है, कभी हम दोस्त ममालिक से कर्जा मांगते हैं। ये इतनी डिपेंडेंसी क्यों है? क्यों हम खुद मुख्तार नहीं बन सके अब तक माशी तौर पर? शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, और बहुत मुनासिब सवाल आपने आज के दिन उठाए हैं। किसी ने कहा है कि जश्न आज़ादी मनाने के मुस्तैक नहीं है हम, मगर यौम आज़ादी है भी। तो ये बात दुरुस्त है कि हमको ये पूछना चाहिए कि आज 75 साल बाद हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं कि जो कायदे का ख्वाब था या अल्लामा का ख्वाब था उधर तक तो हम उसकी ताबीर पे तो हम नहीं पहुंच रहे, उसको शर्मिंदा ताबीर हम नहीं कर सके। मेरे ख़्याल से ये सिर्फ एक माशी मसला नहीं है, एक माशरती मसला भी है। हम मिनहासुल कौम जो है एक बड़े तंग नज़र कौम हैं, हम पढ़ाई को तरजीह नहीं देते हैं, हम जज्बाती कौम हैं जो कि ज़्यादा सोच को, रैशनैलिटी को तरजीह नहीं देती है। हमारे बीच जब अगर एक नोबेल प्राइज़ लॉरिएट थे अब्दुल सलाम, तो उनको क्योंकि वो अहमदी हैं तो उसके ऊपर हमने उनको बुरा भला कहा। एक हमारी बेटी हमारी मलाला, वो नोबेल प्राइज़ जीती है तो हम पता नहीं दुनिया के हर किस्म की बुराई उसके उससे वो कर देते हैं, उसके ऊपर लाद देते हैं। तो ये थोड़ी सी एक हमारी कौम के अंदर भी जो है वो एक कोई इतना उस किस्म का शऊर नहीं है जो कि आगे बढ़ने वाली कौमों में देखा गया है। हम पढ़ाई को इज़्ज़त नहीं देते। आज पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, और बिल्कुल है। हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको भी हिंदुस्तानी बच्चों की तरह दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना है। अगर हिंदुस्तान 150 बिलियन का कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जवाब ये भी है ना कि 1950 की दहाई के अंदर जब हिंदुस्तान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बना रहा था तो आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? आप गुल्ली डंडे खेल रहे थे। आपने क्या आपने बच्चों को वो पढ़ाई दी है कि आपने बच्चों को वो तालीम दी है कि जिसके तहत वो दुनिया में कम्पीट कर सकें? परवेज़ हूद भाई लिखते हैं शायद कि कोई 2 दर्जन प्रोफेसर्स नहीं हैं पाकिस्तान में जो A लेवल के फ़िज़िक्स मैथ के सम्स इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर एक फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं प्रोफेसरों की जो कि जाली प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और लोगों ने बड़े बड़े नाम कमाए। मुशर्रफ साहब के एडवाइज़र रहे, इमरान खान के एडवाइज़र रहे लोग, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कि जिन्होंने करियर बनाए, अरबों अरबों रुपए कमाए झूठी डिग्रियाँ लोगों को देकर और झूठी रिसर्च को अप्रूव करके। तो हमने ना पढ़ाई के ऊपर इंतज़ाम किया, पॉपुलेशन को प्लानिंग नहीं करी, अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, तो फिर माशी आज़ादी कैसे होगी? और फिर वी लिव बियॉन्ड आवर मीन्स। चादर देख के पाँव फैलाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस कौम में। लेकिन मिफ्ता साहब, ऑब्वियसली जो लोग आपकी बात सुन रहे होंगे कहेंगे कि आप पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं और आप ये बात कर रहे हैं जो कि 3 मरतबा इक़्तिदार में, बल्कि 4थी मरतबा इक़्तिदार में है, तो क्यों नहीं कर सके हम? ये जो आप इशूज़ बता रहे हैं बड़े रेलिवेंट है। आपने जो तमाम बातें की कि सिर्फ ये माशी मसला नहीं, माशरती मसला भी है, हम बड़े तंग नज़र लोग हैं, क्यों हम मुख्तलिफ हुकूमतें, पार्टीज आती रही, इससे निकल नहीं सके?
देखें, ये कोई एक पार्टी की जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती और है भी नहीं कि वो ठीक कर सके। और मैं एकदम सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें हमारी पार्टी की गलती है तो वो भी मानना चाहिए, अगर दीगर पार्टियों की गलती है तो वो भी मानना चाहिए, अगर हमारे मजहबी उलमाए कराम की गलती है तो वो भी मानना चाहिए, अगर हमारे सोशल वर्कर्स की गलती है तो वो भी मानना चाहिए। कितने लोग आवाज़ उठाते हैं जब ये मतलब हम क्रिश्चियन एक कपल को हमने भट्टी में डाल के जला दिया, कितने लोगों ने आवाज़ उठाई थी। हम जब अहमदी लोगों का कल परसों कत्ल किसी ने हुआ है, कितने लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग डरते भी हैं, कितने लोग आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर किस किस की चीज़ें हमने नहीं की हैं। और लेकिन मैं वापस आता हूँ कि आप देखें, आज हम नारे लगाते हैं, एक सियासी जमात नारे लगाती है कि हमको हकीकी आज़ादी चाहिए, लेकिन उसी सियासी जमात ने पिछले साल 48 अरब डॉलर का बजट डेफिसिट छोड़ के गई है, ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गई है, जिसकी वजह से आज मुझे जाना पड़ रहा है दुनिया भर में पैसे मांगने के लिए। तो ये हकीकी आज़ादी आप देंगे मुल्क को। और इसमें मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर नॉट जस्ट पीटीआई, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें कि हर हुकूमत ने, मुशर्रफ हुआ, हम हुए, पीपल्स पार्टी हुई, तमाम लोगों ने करंट अकाउंट डेफिसिट इतने लंबे लंबे करें कि जिसको फंड करना मुश्किल हो जाता है। और अब एक ज़माने में तो चलो पाकिस्तान के साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थीं, अब तो उम्मीदें भी कम हो गई हैं, अब तो दोस्त भी पैसे देना मुश्किल हो गए। मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, डेवलपिंग कंट्रीज़ को करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए, एक मिसाल है, विच इसका मतलब ये होता है कि दुनिया भर की सेविंग्स आपके मुल्क में आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस सेविंग्स को आप बेहतर इस्तेमाल करें ना। मियां नवाज शरीफ ने आपको 12,000 से 25,000 मेगावाट तक की बिजली लगा दी, लेकिन क्या हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल की? नहीं। क्या हमने एक्सपोर्ट डबल की? नहीं। हमने शादी हॉल लगा दिए, हमने शादी हॉल में लाइटें जला दी, तो अब हमारे पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो होना चाहिए ना इस कौम को। जब तक हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, आप एक चीज़ नहीं कर सकते। आप बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो सब लेबर यूनियन खड़ी हो जाती है, दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं, सियासतदान खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। आपने करप्शन की पाकिस्तान में इदारा बनाया, शरीफ ईमानदार लोगों को पकड़ के आपने जेल में बंद किया। करप्शन को तो कम नहीं कर सका नैब, लेकिन प्रोसिक्यूशन तो कर सका। गवर्नेंस अजीब सा हमारा मॉडल है। कोई आदमी ब्यूरोक्रेट, जेन्युइनली सो, राइटली सो, पेन पे हाथ नहीं रखने को तैयार है, क्योंकि बेचारे को डर है कि कोई पकड़ जाते हैं। क्योंकि खुद आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई तो जो आपका करंट अकाउंट खसारा है वो उस वक्त रिकॉर्ड था। जब आपकी हुकूमत गई 20 अरब डॉलर पे रिकॉर्ड खसारा था। अब इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई तो 17.5 अरब डॉलर का खसारा करंट अकाउंट। और ऑब्वियसली फिर हम जो आप बातें करें, ठीक है कि प्रोडक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी या IT सेक्टर में होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, ये फिक्सेस हैं। लेकिन हमारी तवज्जो इस वक्त वहाँ पे नहीं होती। मिसाल के तौर पे आज भी ये हाल है कि हम फ़ौरन IMF की तरफ भागते हैं, हम फ़ौरन अपने दोस्त ममालिक की तरफ भागते हैं। बहुत सारी बातें IMF पाकिस्तान को जो कहता है, कंडीशंस वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं, वो स्टेप्स हैं जो हमें खुद लेने चाहिए थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वक्ती तौर पे नहीं ले सकते, माशी हालात की वजह से, सियासी हालात की वजह से, लेकिन हमें मजबूरन लेना पड़ते हैं क्योंकि IMF हमें कर्जा दे रहा है। कैसे निकले इससे बाहर फिर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। नंबर एक कि या इंपोर्ट कम कर लो या एक्सपोर्ट बढ़ा लो। पिछले साल जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी 48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। ये थोड़ी, ये मतलब आप ये देखें कि अपनी चादर देख के पैर फैलाएं। मैं आजकल इंपोर्ट कम कर रहा हूँ, मुझे पता है इससे मईशत जो है वो स्लो हो जाती है, मुझे इतनी अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ कि मैं 2 पाकिस्तानी बड़े अच्छे इकोनॉमिस्टों से फ़ोन पे बात करी है मैंने, उन्होंने मुझे मशवरा दिया है। एक आसिम ख्वाजा साहब हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और एक आतिफ मियाँ साहब हैं जो प्रिंसटन में पढ़ाते हैं जी। और उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया, और ये हम समझते हैं इस बात को मिसाल के तौर पे कि थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अब सिग्नल दुनिया को देना है कि हम हर वक्त पैसे नहीं मांगते रहेंगे लोगों से, इसलिए मैं और उसको टाइट कर रहा हूँ। लेकिन इवेंचुअली दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन इज़ टू एक्सपोर्ट मोर। उसके लिए आपको कंपेरेटिव होना पड़ेगा, उसके लिए आपको तालीम देनी पड़ेगी लोगों को, उसके लिए आपको बिजनेस आसान करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। हम उस तरफ नहीं जा रहे। मैं आपको बताऊं, देखें शहजाद भाई, मैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंस का दिन है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूं सीरियसली। बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम थी, ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी, ठीक है। आज वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 23 करोड़ है, वहाँ पे 15 से 16 करोड़ लोग हैं। हम उनसे डबल स्पीड से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पॉपुलेशन प्लानिंग का? पिछले 20 सालों में, 25 सालों में मार्शल राय, हुकूमतें आई हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंटें आई हैं, किसने काम किया है? और अगर आप ज़रा सा काम करते हैं, इधर मतलब लोग बोलते हैं कि इस्लाम ख़तरे में आ गया।
आप पोलियो के दाने पिलाने जाते हैं, मतलब हमारे पुलिस के लोग, आर्मी के लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी टीचरें शहीद हो रही हैं पोलियो के वो पिलाते हुए, टीके पिलाते हुए। दुनिया में बांग्लादेश के जो मॉडल है मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो नहीं सकता। आपको भी याद होगा 2008-9 में जब उन्होंने सारा फोकस किया कि एक्सपोर्ट करेंगे हम, अपने एक्सपोर्टर्स को उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज नहीं दी, बेनिफिट्स नहीं दिए उनको, मतलब उनका स्टेटस ही बदल के रख दिया मुल्क में। और वहां से अगर आप देखें तो नताइज हमारे सामने है, उनकी एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, हमारी आज भी जो है वो सर्विसेज और गुड्स $34 बिलियन पर है। लेकिन अब चाहूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब जरा आज के हालात के हवाले से बात करें, क्योंकि कल भी बड़ी खबरें थी। ब्लूमबर्ग की एक खबर थी कि सऊदी अरब ने ये फैसला कर लिया है कि जो $3 अरब उन्होंने दिए हैं वो वापस नहीं लेंगे, वो इसको रिन्यू करेंगे। और फिर ये भी खबर थी कि तकरीबन 10 माह तक $100 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी में देंगे, यानी कि $1 अरब पाकिस्तान को मजीद मिलेगा। ये खबर कंफर्म है, हतमी तौर पे ये सऊदी अरब के साथ वायदा हो चुका है पाकिस्तान का? पहले मैं एक गुजारिश कर दूं आपसे, आप जो बांग्लादेश मॉडल की बात कर रहे हैं, देखें वियतनाम भी आगे बढ़ गया, बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है, चीन कहाँ से कहाँ निकल गया, कोरिया निकल गया, थाईलैंड निकल गया, सब अपने अपने मॉडल निकाल लेते हैं। हमको पाकिस्तान वालों को मॉडल बनाना थोड़ी मुश्किल है कि हमको लेकिन थोड़ी सी हमको यहाँ पर अब एज अ नेशन फोकस करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। ये जो शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, मैं इस पर सीरियसली पहले बिलीवर नहीं था, लेकिन मैं हो चुका हूँ अब बिलीवर, कि हमको सबको बैठकर हर स्टेक होल्डर को बैठकर कोई इकोनॉमी का चार्टर बनाना पड़ेगा कि कोई आगे बढ़े। ये हमारे बच्चों के लिए क्यों गुर्बत हमारे बच्चों के नसीब में है, क्यों जहालत हमारे बच्चों के नसीब में। आधे पाकिस्तान के बच्चे 40% स्टंटेड हों, ये शर्म की बात है हम सबके लिए। मैं सच बता रहा हूँ आपके लिए, ये मिफ्ता इस्माइल के लिए शर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ा तमाम जो कहने को बड़ा आसान है। मैं अगर सिर्फ आपको मिसाल दूं, छोड़े आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चले एक दूसरे एक्सट्रीम पर है, वो नहीं आपकी बात सुनते। आप मिसाल के तौर पे जो बात करें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, आप प्राइवेटाइजेशन पे पीपल्स पार्टी को मना लें, इस पे हो ही नहीं सकेगा, कन्विंस ही नहीं कर सकेंगे। तो ये कहने को तो बड़ा आसान है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बट ट्राई टू स्टार्ट इट ना। बात करें पीपल्स पार्टी से प्राइवेटाइजेशन पे कि हम 600-700 अरब रुपए झोंकते हैं इन कंपनीज में जो मुनाफे बख्श भी नहीं है, लॉस मेकिंग है, लेकिन नहीं कर सकेंगे आप, कोई इसमें नतीजा नहीं निकलेगा। मैं शहजाद भाई यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं सियासत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आज यौम पाकिस्तान के दिन। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज अ नेशन कहीं तो हमको स्टार्ट लेना होगा ना। मतलब सीरियसली, मतलब ये कि 40% पाकिस्तानी बच्चे अगर स्टंटेड हैं तो जो भी हमको कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सही, ये बात तो मानते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं अब तक गलत कर रहे हैं, तो अब नई कोई चीज़ करो। ये ज़रूरी नहीं कि बांग्लादेश का मॉडल अपनाओ या हिंदुस्तान का या चीन का या कोरिया का, कोई नया मॉडल बनाओ, लेकिन आगे तो बढ़ो यार, वहीं खड़े हुए हैं। मतलब अब मुझे मतलब सीरियसली अब आप जो अगला आपकी बात है उसका नतीजा ये होता है कि फिर हमको हर दोस्त मुल्क से जो है वो पैसे लेने पड़ते हैं। अब ये बात वो आई है, ब्लूमबर्ग में आई है कि सऊदी अरब ने कुछ दिनों पहले जब उनके वज़ीर ख़जाना गए थे और स्विट्ज़रलैंड, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि वो री रोल कर देंगे और वो री रोल कर देंगे। बाकी इस खबर की कंफर्मेशन जो है वो मैं सऊदियों को करने दूंगा। मैं इस मुनासिब नहीं है कि मैं इस बात को कंफर्म या डिनाई करूँ। किस खबर को, रीलोन करने की या पे जो ऑयल फैसिलिटी है $1 बिलियन की? $1 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी है। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि सऊदी अथॉरिटीज़ जो हैं, सऊदी फाइनेंस वज़ीर ख़जाना इसको मोहम्मद अल जदान साहब जो हैं वो खुद कंफर्म करें, ये मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। सही। और ये भी खबर भी थी कि यूएई जो है वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब ये ज़रूरी है क्योंकि जो $4 बिलियन का गैप था उसके लिए उसमें रिजर्व्स भी हमने अपने बढ़ाने हैं, और IMF कहता है कि पहले ये पैसे आप श्योरिटीज़ दे लें वहाँ से। तो $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है या कोई पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो कंपनीज है उसमें स्टेक लेने जा रहा है यूएई? नहीं, ये जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो कंपनी है उसमें स्टेक लेने का इन्होंने कम से कम $1 बिलियन का कहा हुआ है। ये स्टॉक मार्केट की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात है। और ये 29 अगस्त को जो IMF की बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है उससे पहले मटेरियलाइज हो जाएंगे तमाम चीज़ें? नहीं, मटेरियलाइज होना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। बोर्ड मीटिंग कमिटमेंट मटेरियलाइज या उनको IMF जब बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल उनसे कमिटमेंट मटेरियलाइज है, ये इस साल के अंदर कभी भी हों। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सऊदी अरब का है वो तो ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह अगर होगा तो वो शुरू हो जाएगा अनकरीब। जो यूएई का जो आप बता रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह अगर हम उसमें अगेन देखें, G2G का कानून नहीं था हमारे पास, कानून पास किया, अगर वो कानून पास करके आगे बढ़ जाते हैं तो 2 महीनों में ये हो सकता है। सही। तो मतलब IMF जब बोर्ड मीटिंग होगी तो ये तमाम कमिटमेंट्स हमारे पास ऑफिशियली होंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा IMF की तो ये एक कंडीशन थी कि पहले आप जो फ्रेंडली नेशंस है $4 बिलियन उनसे लें, तब आपको जो है $1.17 बिलियन मिलेगा।
जी, वो हम 4 बिलियन का हमारा इंतज़ाम जो है वो हो चुका है। IMF को हमने कम्युनिकेट कर दिया, इसीलिए उन्होंने हमको LOI भी भेज दिया है। आज हमने LOIs पे जो हमको कुछ थोड़े मोटे एडिट्स चेंजेस थे वो करने थे, वो हमने कर लिए हैं। आज मेरे ख्याल से as we speak वो भेज देंगे, IMF आज देख लेगा, कल तक इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि LOI साइन करके भेज दें। सही है मिफ्ताह साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं मिनी बजट के हवाले से भी बात करूंगा। कहा जा रहा है कि एक और बजट पेश किया जा रहा है, यानी कि कुछ चेंजेस, तब्दीलियां टैक्स स्ट्रक्चर में की जा रही हैं। इस पर मैं सवाल करूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा जो लेटर ऑफ इंटेंट है IMF का वो भी 1-2 दिन में साइन करके दे देंगे, कुछ उसमें चेंजेस करनी है, तो क्या वो चेंजेस इसी हवाले से हैं कि दोबारा जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस की गई हैं? पिछले दिनों आप लोगों ने जो फिक्स टैक्स लगाया था रिटेलर्स पे वो आपने ख़त्म कर दिया, और अब कल ये भी खबर आई हुई थी कि स्टॉक मार्केट पे, बैंक्स पे तकरीबन $60 बिलियन रुपए का उनको रिलीफ देने जा रहे हैं, तो कुछ दूसरे सेक्टर्स को टैक्स करना पड़ेगा? नहीं, वो तो कुछ एडिट्स के चेंजेस होते हैं, वो बेसिक छोटे छोटे चेंजेस हैं, इससे ताल्लुक़ नहीं होता। जो दुकानदारों को रिलीफ दिया गया है फिक्स टैक्स से हटाकर और वेरिएबल एड वॉल्यूम टैक्स में डाला गया है, उससे 42 अरब रुपए पहले जमा होने थे और 27 अरब रुपए अब जमा होंगे, तो 15 अरब का उसमें कमी हुई है। उसके सामने हमारे पास 18 अरब के टैक्सेस मौजूद हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इजाज़त मिलते हुए इंशाल्लाह हम ऑर्डिनेंस से डाल देंगे। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, IMF नोज़ अबाउट दिस, वो उसमें कोई इशू नहीं है। जो बैंक्स के अंदर हमने जो एक गलती हो गई थी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग गया था, उनका ईयर ख़त्म हो गया था दिसंबर 2021 में, और अब उसके ऊपर ADR के ज़्यादा टैक्स लग गए थे, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवनेस हटाई है। उससे 5 अरब रुपए का हमारे तखमीने के हिसाब से नुकसान होगा, 50 अरब का नहीं होगा। स्टॉक ब्रोकर्स को भी कोई रिलीफ देने जा रहे हैं? नहीं, नॉट द राइट, नहीं, नो। अच्छा, लेकिन ये जो आपने रिटेल सेक्टर के हवाले से, क्योंकि मेरी पिछले प्रोग्राम में आपसे बड़ी तफसील से बात हुई थी और आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि 6 अरब रुपए, 5-6 अरब रुपए इकट्ठा करते हैं फिक्स टैक्स रिजीम में, जो आप देखेंगे कि जो 90 लाख से ज़्यादा होलसेलर रिटेलर हैं वो 3 से 10 हज़ार रुपये देंगे, तो मैं आपको 45 अरब रुपये तक, 42 से 45 अरब रुपये तक इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और भी आप लोगों, आपने ये ट्वीट किया कि कुछ टैक्स स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से इसको वापस ले रहे हैं। ये टैक्स स्ट्रक्चर में मिस्टेक थी या सियासी तौर पे घुटने टेक दिया आप लोगों ने रिटेलर्स के सामने, जैसे कि माजी की हुकूमतें भी टेकती आई हैं? क्योंकि आप तो मुझे नंबर्स के साथ बता रहे थे कि अदरवाइज तो इनसे टैक्स वसूल ही नहीं किया जा सकता क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं होते। आप बता रहे थे कि जो ज्वेलर्स भी हैं वो सिर्फ 4,000 रुपए की सेल दिखाते हैं, तो अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप 27 अरब रुपए इकट्ठा कर लेंगे, जबकि पिछले सालों तक ये 6 अरब रुपए देते आए हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्सक्लूसिव मेरी गलती है। गलती 2 इसमें ये हुई थी। एक गलती ये थी कि जो एकदम छोटे दुकानदार थे, या जिसकी दुकान बंद हुई थी, या जिसका 0 का बिल आता है, या जिसका 2,000 रुपये का बिल भी आता है, छोटी सी पान की दुकान है, पंसारी की महल्ले के अंदर दुकान है, तो उसके ऊपर भी 3,000 रुपये टैक्स लग गया था। वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, तो ये गलती हो गई थी मेरी। इससे ये 30-40% दुकानें इस कैटेगरी में आती हैं जिसके ऊपर गलत टैक्स लग गया। दूसरी गलती ये हो गई, मुझसे ही हो गई है कि मेरे वो हो गई कि FBR ने दिन की जगह 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया, जबकि 3,000 की अप्रूवल थी, और वो इसलिए कि वो ATL में नहीं थे, और FBR का ये कहना मुनासिब था कि 15 मिनट लगते हैं ATL में एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आने में, तो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारे लोग ज़ाहिर है वो कह रहे नहीं, हम 15 मिनट कंप्यूटर पर बैठ के अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो वो 6,000 की वजह से एक बहुत ज़्यादा इनिशियल प्रेशर आ गया। और उसके बाद जो हुआ, ये सामने ये आया कि हमारी जो बिजली के बिल की कलेक्शन थी वो कलेक्शन कम हो गई। जब वो कलेक्शन कम हो गई तो देखें, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती हो गई। अब मैंने बहुत लोगों से ये बातचीत की थी कि ये टैक्स करें, और बहुत सब लोगों ने कहा था कि ठीक है, दुकानदारों ने कहा था कि ठीक है, लेकिन शायद एकदम छोटे दुकानदार, छोटे पान वाले, इधर तक मैं नहीं पहुँच सका था। मैंने बड़ी दुकान वालों से बात की, तो मेरी गलती हो गई। इंसान गलती करता है, मैंने मान ली। और उसके बाद अब वो, क्योंकि ये 3 महीने लगेंगे हमको इसको सेट करने में, तो 42 की जगह अब 27 अरब होगा, लेकिन हम पैसे तकरीबन 27 अरब रुपए ले कैसे करेंगे? अगर फिक्स टैक्स रिजीम नहीं होगा तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये कैसे टैक्स पेयर की लिस्ट में आएंगे? जब अपनी सेल्स छुपाते हैं कॉले आपके ज्वेलर्स वगैरह भी, तो कैसे करेंगे फिर? जी, मैं बता रहा हूँ, जी
जी मैं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली सच्ची बात है कि फ़िक्स टैक्स रजीम जो था वो ज़्यादातर दुकान वालों के लिए ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल वो एक ज़िद बहस की बात थी। गुजारिश ये है कि देखें इस वक्त भी हुकूमत जो है वो 5% सेल्स टैक्स की मद में और 7.5% इनकम टैक्स की मद में दुकानदारों से लेती है बिजली के बिल पे। जो भी बिल होता है उसका 5% और 7.5%। अब उसको हम पहली ये अब 3 महीने में 5 और 7.5 ही लेते रहेंगे, ये नहीं कि हम ज़ीरो कर रहे हैं। उसके बाद हम 5.5 को जो है वो बदस्तूर बढ़ाते रहेंगे। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतने ज़्यादा दुकानदार होगा। अगर कोई 1000 यूनिट ले रहा है या 500 यूनिट ले रहा है तो उसका ज़्यादा होगा। कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह जाएगा। एक सवाल बड़ा अहम है, जैसे कहते हैं ना, नेशन वांट्स टू नो कि क्या कल पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत नीचे आई है और जो रुपया है वो भी रिकवर किया है। देखिए शहजाद साहब, आप जानते हैं कि कल शाम को जब रुपया डॉलर बंद होगा और कल शाम को जब फ्लैट्स की मार्केट सिंगापुर में बंद होगी, उसके बाद ये कैलकुलेशंस होती हैं। ओगरा की एक समरी आती है जो पेट्रोलियम जाती है और पेट्रोलियम से फिर हमारे पास फाइनेंस में आती है। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ना इसमें 1 रुपया टैक्स बढ़ेगा, ना 1 रुपया लेवी बढ़ेगी। हम कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मतलब मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देगी, मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट। ये मैं IMF को भी कह चुका हूँ और ये मैं अपने दिल से बिलीव करता हूँ कि ये होना चाहिए। हुकूमत जो है वो मुतहम्मिल नहीं है कि सब्सिडी दे सके। अगर दुनिया की आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा है और हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं तो जितने का हम ले रहे हैं उतने का पास ऑन करेंगे। हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम होगा तो मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, टैक्सेस पे उसको रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के वजीर खजाना। एक ब्रेक लेते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो था लाहौर में, उस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो था और इस जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि हम हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे कि 1 महीने के अंदर असम्बलियां तहलील कर दें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर अगले लाएमल का ऐलान भी कल के जलसे में होना था। लेकिन कल इमरान खान ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी अगले लाएमल का ऐलान नहीं किया। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि अगले चंद हफ्तों और चंद माह तक किस किस शहर में वो जलसे करेंगे। क्या वजह है कि इमरान खान ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया और कोई वाज़े दबाव डालने के लिए लाएमल का ऐलान नहीं किया है, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा था और इस जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इस जलसे में हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप असम्बलियां तहलील कर दें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये बताया है कि वो अवामी राब्ता मुहिम तेज करेंगे, किस किस शहर में कब कब जलसे करेंगे, लेकिन बाकायदा कोई लाएमल या अल्टीमेटम नहीं दिया हुकूमत को। क्या वजह है इसकी? देखें, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मुहाजरा ही नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। लेकिन उस जलसे में जो एक तकरीर थी चौधरी परवेज लाई की, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तकरीर जो है वो तकरीर सारी कहानी बता रही थी। देखें, परवेज लाई साहब जो हैं उन्होंने शहबाज गिल साहब का जो बयान था उसकी मजम्मत की और कहा कि वो इस बयान को पसंद नहीं करते। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ना परवेज लाई साहब से पूछा, ना कोई उनका रद्दअमल आया कि भाई आपने शहबाज गिल की मजम्मत कर दी है। और फिर शहबाज गिल की मजम्मत करने के 2-3 दिन के बाद परवेज लाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये ताल्लुकात खराब हो गए हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। तो ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि हम सबको पहले से पता था कि परवेज लाई साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी उनकी कोशिश थी कि इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाए। तो परवेज लाई साहब आप देखें, एक लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे और लिखी हुई तकरीर से उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी। और सबसे अहम बात यह है कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो आप देखेंगे उनके सामने जो क्राउड था, एक बहुत बड़ा क्राउड था, वो क्राउड बड़ा इनडिफरेंट सा नजर आ रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि एक खामोशी छाई हुई है, और जो स्टेज सेक्रेटरी था उसको बाकायदा एफर्ट करके चौधरी साहब के लिए तालियां बजवानी पड़ी। तो एक बड़ी लाताल्लुकी नजर आ रही थी क्राउड के दरमियान और परवेज लाई के दरमियान। लेकिन जो परवेज लाई साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की जो तकरीर थी
तो उस तकरीर में उन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान नहीं किया, उन्होंने सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाने का ऐलान नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद जलसे करेंगे और जलसों के जरिए वो हुकूमत पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और आप इमरान खान साहब की जो तकरीर है, आप उस तकरीर पे आप एतराज़ कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यौम आज़ादी के हवाले से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की, उसमें पाकिस्तान की और तहरीक पाकिस्तान की और कायदे आज़म की बात कम थी, इमरान खान की अपनी बात ज्यादा थी। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इस वक्त जो इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं और एक मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले पे इतना बड़ा हुकूमती इत्तेहाद है, तो उनको भी कोई ऐसा जलसा करना चाहिए था इस इवेंट के हवाले से, लेकिन उन्होंने बस सरकारी तकरीबात पर ही मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 14 अगस्त की लाइमलाइट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूट ली। बिल्कुल, आप देखिए ना कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, उनके साथ कोई बड़ा डायनामिक लीडर भी आपको नजर नहीं आता तहरीक इंसाफ में, और ये जो कल का जलसा था उसमें इमरान खान साहब के बाद जो सबसे बड़े लीडर थे वो परवेज लाई साहब थे, और उनकी तकरीर थी, वो कोई तकरीर का कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था सियासी लिहाज से, लेकिन लबो लहजा जो है वो इतना मुतासिर कौन नहीं था। आप दूसरी तरफ देखिए कितने बड़े बड़े सियासतदान हैं और वो आपको एक्टिव नजर नहीं आते। और मुझे लगता ये है कि इमरान खान की जो एनर्जी है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं उनका जो तजर्बा है उस पर हावी हो चुकी है। अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान सियासतदान है, तो उनको भी ऐसी एनर्जी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन वो उनकी एनर्जी हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन वो भी हमें एक्टिव नजर नहीं आ रहे। अच्छा मीर साहब, आपने कहा कि अच्छी बात है अगर कल उनकी तकरीर में महाजराई नहीं थी, और हमने ये नोटिस भी किया क्योंकि पिछली अपनी तकारीर में वो न्यूट्रल्स पे तनकीद करते आए हैं, बतौर न्यूट्रल को बतौर लफ्ज़ जो है वो ताने के तौर पे इस्तेमाल करते आए, लेकिन कल उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से कोई बात नहीं की। तो क्या अब ये हिकमत अमली में तब्दीली है कि हुकूमत पे तनकीद ज़रूर करें लेकिन इदारों को, एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन ना लें? देखिए शहजाद साहब, एक तो इमरान खान साहब के जो दो बयानिए हैं वो उनसे यू टर्न ले रहे हैं। पहला ये है कि वो कहते थे मेरे खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश हुई है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब पिछले चंद दिनों से उनके अमेरिका के साथ रवाबित जो है वो आप सबके सामने है। उन्होंने अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए एक फर्म भी हायर कर लिया है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ अमेरिकी सफीर की मुलाकात भी हो गई है। पहले वो अमेरिका में बड़ी शदीद तनकीद करते थे, अब वो कहते हैं कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं लेकिन अमेरिका की गुलामी मुझे कबूल नहीं है। तो एक दरमियानी रास्ता उन्होंने अब इख्तियार किया इस पर, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ये जो गुलामी वाली बात है इसको भी छोड़ देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि वो पहले कहते थे कि ये न्यूट्रल्स ने जो है मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है और न्यूट्रल्स की वजह से एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। अब वो सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं और न्यूट्रल्स पे उन्होंने तनकीद करनी छोड़ दिया है। मेरा एक ख्याल है कि बजाय इसके कि हम बाल की खाल उतारेंगे, भी इमरान खान साहब ने कल के जलसे में न्यूट्रल्स पे तनकीद क्यों नहीं की, तो शायद इसलिए नहीं की कि उनको समझ आ गई है कि अगर शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन्होंने जो बातें की, तो उसके बाद शहबाज गिल पर अगर इतना सख्त हाथ पड़ सकता है तो हो सकता है कल को मेरी भी बारी आ जाए। तो बेहतर यह है कि तहरीक इंसाफ में मेरे बाद कोई बड़ा लीडर है ही नहीं है, तो बेहतर है कि मैं बाहर ही रहूं। तो मेरा ख्याल है कि वो अंदर जाने से उन्होंने फैसला किया कि अंदर जाने से मुझे गुरेज करना चाहिए। राइट। और इसके अलावा इमरान खान ने कल दोबारा साजिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक और साजिश हो रही है और उसमें होगा ये कि नवाज शरीफ को सितंबर के आखिर में पाकिस्तान लाया जाएगा और मुझे या तोशाखाना केस में या फॉरेन फंडिंग केस में ना अहल करवाया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि देखो अब इलेक्शन लड़ना है, फिर तो दोनों ही लड़ेंगे, दोनों को ही अहल करना पड़ेगा। और इमरान खान ने कहा है मैं ऐसी कोई डील नहीं करूंगा, आप ये नहीं कर सकते कि मुझे एक करप्ट शख्स के साथ खड़ा कर दें। कह रहे मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। ये जो खदशा है उनको कि साजिश हो रही है उनको नाअहल करने की ताकि दोनों प्लस हो जाए बाद में, ये किस हद तक दुरुस्त हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी ये बात कई दफा कह चुका हूं, पिछले एक महीने में मैंने ये बात बार बार कही है कि मेरी इल्म में है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF इन जमातों की जो सेकंड टीयर लीडरशिप है, यानी कि दर्जा दोम की जो क़यादत है, उसकी आपस में एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। ये लोग बिहाइंड द सीन इनकी गैर रस्मी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और ये लोग जो है इस नतीजे में पहुंचे हैं कि हमें अपने इख्तलाफात बरकरार रखते हुए कुछ मामलात पर एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। यकीनन इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान बातचीत नहीं होगी, ना ही ये कभी मानेंगे कि जनाब हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
लेकिन जो दर्जा दोम की लीडरशिप है उनकी आपस में एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है, और इसीलिए आपको इमरान खान के लबो लहजे में वो पहले सा जो तुनतना है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से इश्यूज पे उन्होंने थोड़ी सी नरम पॉलिसी इख्तियार की और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसको इस पर तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक इमरान खान का कहना है कि मेरे खिलाफ मुझे नाअहल करने की साजिश हो रही है, तो इमरान खान साहब को याद रखना चाहिए कि 2017 में जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, उसमें पिटिशनर इमरान खान साहब खुद थे, खुद इमरान खान साहब पिटिशनर थे। तो वो साजिश फिर किसने की थी? तो अगर आज वही मुस्लिम लीग नून इमरान खान के खिलाफ पिटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, तो ये मेरा ख्याल है कोई इसको आप साजिश नहीं कह सकते। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई सितंबर में पाकिस्तान आ जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून कोई इसका खातिर ख्वाह फायदा उठा सकेगी, क्योंकि अगर सितंबर में भी इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वफाक की 4 इकाइयों में उनकी पार्टी की हुकूमत होती है और पंजाब में भी उनकी हुकूमत होती है जी। तो नवाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद ही लैंड कर सकेंगे, इस्लामाबाद से बाहर तो वो कहीं नहीं जा सकते, ना वो पंजाब जा सकेंगे और ना ही वो खैबर पख्तूनख्वा जा सकेंगे, ना आज़ाद कश्मीर जा सकेंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान जा सकेंगे, सिर्फ वो कराची जा सकेंगे और या फिर वो इस्लामाबाद में रहेंगे। तो उनके लिए मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून को क्या सियासी फायदा होगा? क्या ये अच्छा लगेगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से निकले, लाहौर की तरफ जा रहे हैं और मोटरवे पे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो छापे मारने शुरू कर दे? और पंजाब गवर्नमेंट ने मैसेज दे दिया है, अताउल्लाह तारड़ के घर छापा मार के, मलिक खान के वारंट गिरफ्तारी निकाल के। तो इसलिए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी पता है कि नवाज शरीफ का सितंबर में वापस आना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो भी एक सियासी ड्रामा करने के मास्टर हो चुके हैं, तो उनको करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।